गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपके पाठ्यक्रम में द्विध्रुव से संबंधित बहुत सारे लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। जैसे आपको पूछा जाता है कि यदि आपने द्विध्रुव को समरूप या असमरूप विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर एक टॉर्क काम करता है, उसका एक्सप्रेशन क्या है? व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द्विध्रुव के कारण, डाइपोल के कारण उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो डाइपोल के एक्सियल पोजीशन में, अक्षीय स्थिति में, डाइपोल के निरक्षीय स्थिति में, नॉन एक्सियल पोजीशन में, अथवा इसके अदर कहीं और बिन पॉइंट पर अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, एकांक धनावेश को रखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डाइपोल को किसी विद्युत क्षेत्र में आपने रख दिया, उसे घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? हाउ मच वर्क विल बी डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इन सबसे लेकर आपको क्वेश्चन आते हैं तो हमें समझना बेहद आवश्यक हो जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल के पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी इसका कोई एक्सप्रेशन करते हैं, तो हमें किस तरीके से लिखना चाहिए ताकि त्रुटियां मिनिमम हो, एरर्स कम से कम रहे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम डेफिनेशन पे आए तो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, दो बराबर परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश अगर एक दूसरे से फिक्स्ड डिस्टेंस पर, निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, तो वे जिस सिस्टम का निर्माण करते हैं उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट इन फिक्स्ड डिस्टेंस क्रिएट अ सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत के क्षेत्र में पोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक में पोल क्या है, आइए उसको जानते हैं और इसका कंसेप्ट उठाते हैं केमिस्ट्री से। एटम आप सबने पढ़ा हुआ होगा। एटम में अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें सारे प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता, इसलिए हम उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन। इसके नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहां है, उसको मैं ऐसे बनाता हूं, यही सेंटर है ना एटम का। ये मैंने मान लिया, ये सब जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं इनका इफेक्टिव सेंटर, सभी का मिलके कलेक्टिव सेंटर ये वाला है, क्योंकि इसमें से अगर हम एक्सिस पास कर देंगे तो इसके चारों तरफ ही सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पॉजिटिव सेंटर्स बहुत सारे हैं, इनका इफेक्टिव पॉजिटिव सेंटर कहां है? एक एटम है, ये एक एटम है, इसका इफेक्टिव पॉजिटिव सेंटर कहां है? तो अभी वो यही है, यहां। अब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, हमेशा नेगेटिव को मैं ऐसे बनाऊंगा और पॉजिटिव को मैं ऐसे बनाऊंगा। ये पॉजिटिव सेंटर है, पॉजिटिव जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनका इफेक्टिव सेंटर को मैं ऐसे बनाऊंगा और डॉट 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 से डैश से पूरा भर के मैं बनाऊंगा नेगेटिव सेंटर को, क्योंकि अगर दोनों सेंटर एक ही स्थान पर हैं तो उन्हें दिखाने में हमें दिक्कत आती है। इफ बोथ सेंटर्स आर लोकेटेड एट सेम प्लेस देन वी हैव डिफिकल्टी टू रिप्रेजेंट देम। तो यहां हमने एक तरीका खोज निकाला है कि हम नेगेटिव के सेंटर को हमेशा ऐसे भरे हुए सर्कल से दिखाएंगे और वहीं अगर पॉजिटिव का सेंटर भी है तो हम उसको पॉजिटिव के साइन से दिखाएंगे, तो दोनों सेंटर्स को हम एक ही प्लेस पर लोकेट करने में सफल होंगे। आप यहाँ एटम में देख रहे होंगे, इस एटम में 9 प्रोटॉन है तो 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, उनका सेंटर भी एक ही है। ये जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसका भी सेंटर यहाँ है, ये ऐसे बनाया हुआ है मैंने इधर, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उनका इफेक्टिव सेंटर भी उसी प्लेस पे। इसका मतलब सेंटर्स ऑफ
पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड ईच अदर। प्रभावी धनावेश का केंद्र और प्रभावी ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे पर संपाती हैं, और यदि ऐसा है तो फिर प्लस और माइनस चार्ज के बीच का डिस्टेंस शून्य, डिस्टेंस नहीं है। अगर डिस्टेंस नहीं है, फिक्स डिस्टेंस है ही नहीं, तो फिर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। तो फिर एटम में पोल नहीं है, एटम डाइपोल नहीं है। अब ये डाइपोल क्यों नहीं है? अगर इसको आप देखें तो आपको लगेगा कि यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का वितरण सममित है, सिमेट्रिकल है। यहां चार्ज का जो वितरण है वो सममित है, सिमेट्रिकल है। यदि आवेश का वितरण असममित है, इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज सिमेट्रिकल, देन पोल विल बी क्रिएटेड। तब ध्रुव बनेंगे आवेश के वितरण के असममित होने पर। देखते हैं कैसे असममित होता है और कैसे सममित होता है। अब मैं अभी एक परमाणु को बना रहा था, मैं मॉलिक्यूल बनाऊंगा और मुझे H2 अणु बनाना है। H2 अणु, H2 मॉलिक्यूल। अगर ये दोनों पास पास आके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हुए ये इस तरह से आपस में पास पास आते हैं, और ये कहां तक पास पास आते हैं? जहां तक इनकी बाउंड्री है। ये एक H एटम, ये दूसरा H एटम, और जहां बाउंड्री है वहीं तक ये आते हैं। हालांकि अब ओवरलैपिंग होती है तो इसका बाहरी कुछ भाग इसमें ओवरलैप भी हो जाता है, लेकिन मैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। आप यही मान लें ये दोनों अपनी बाउंड्री तक नजदीक आ गए। इस H का सेंटर कहां है? पॉजिटिव सेंटर। इस H एटम का ये है पॉजिटिव सेंटर। इस एटम का पॉजिटिव सेंटर कहां है? वो भी बीच में ही था। क्या नेगेटिव सेंटर बदला? नेगेटिव सेंटर को हम, जब एटम था तब तो नेगेटिव सेंटर को हम यही मान रहे थे, लेकिन अब नेगेटिव सेंटर को हम यहां न मान के कहीं बीच में मानेंगे। और क्यों मानेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन जब मॉलिक्यूल बनता है तब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। आप कक्षा 9 से केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे होंगे। और इनको मैं ऐसे लिखता हूं, H, बिल्कुल बीचों बीच दो इलेक्ट्रॉन, वो इसके भी और इसके भी। ये बीचों बीच क्यों है? ये बीचों बीच इसलिए है कि दोनों हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता समान है, क्योंकि वो सेम एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ हाइड्रोजन इज सेम बिकॉज दे आर सेम। वे दोनों सेम एटम ही हैं। तो फिर अगर विद्युत ऋणात्मकता समान है और शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बंध बनाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बिल्कुल बीच में हैं, तो मैं इनको ऐसे बनाता हूं। ये मैं नेगेटिव सेंटर मान रहा हूं, क्योंकि यहां तो सब बैलेंस ही था। अब जो एक्स्ट्रा कुछ हो रहा है अणु बनने में, जो एक्स्ट्रा कुछ हो रहा है उसी को हमने ले लिया। लेकिन ये दोनों साझे के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इससे और इससे बिल्कुल बराबर दूरी पर है। तो क्या आप इनके सेंटर को कर सकते हैं? कहां है? बिल्कुल बीच में, यहां हो, यहां सेंटर हो। इनका सेंटर कहां है दोनों का? वो भी यहां है। जो हमारा तरीका था उससे ही हमने यहां बना दिया, और देखा हमने पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर एक ही जगह है, कोइंसाइड हैं, एक दूसरे पर संपाती हैं। तो क्या H2 में पोल है? H2 में पोल नहीं है। अब देखते हैं क्या इसमें पोल हम क्रिएट कर सकते हैं। ये H और ये H, इसको थोड़ा सरल कर लेता हूं। यही तो था इसका नेगेटिव सेंटर और बीच में ही था इसका पॉजिटिव सेंटर। H2 अणु में प्रभावी धनावेश का केंद्र और प्रभावी ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह थे, एक ही थे। दे कोइंसाइड ईच अदर, इसलिए H2 में डाइपोल नहीं था, H2 में पोल नहीं बने थे। अब मैंने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, विद्युत क्षेत्र में रखा। विद्युत क्षेत्र में रखूंगा मतलब ये वाली प्लेट मेरे पास पॉजिटिव होगी, ए वाला एंड मेरे पास नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव सेंटर को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? दूर धकेलेगा अपने से। ये नेगेटिव सेंटर इस पॉजिटिव को पास बुलाएगा। ऐसे जो नेगेटिव सेंटर है, मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव सेंटर है वो इससे रिपेल होगा, प्रतिकर्षित होगा और इस तरफ जाएगा। ये पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव एंड है, वो क्या करेगा? इस माइनस सेंटर को
अणु के माइनस सेंटर को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वास्तव में कंडीशन हो गया, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर तो थोड़ा सा इस प्लेट की तरफ आ जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव सेंटर थोड़ा सा कहां खिसक जाएगा, ये पॉजिटिव सेंटर में प्लस से बना रहा, इफेक्टिव पॉजिटिव सेंटर माइनस प्लेट की ओर खिसक जाएगा, इफेक्टिव नेगेटिव सेंटर ऋणावेश केंद्र प्लस प्लेट की ओर खिसक जाएगा। अब आप यहां देख रहे हैं प्लस और माइनस में एक फिक्स्ड डिस्टेंस हो गई है, प्लस और माइनस एक दूसरे से दूर चले गए हैं, एक ही पॉइंट पर नहीं है। अगर ऐसा है तो आप देखेंगे आप दो पोल क्रिएट हो गए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव की अमाउंट कैसी है, बराबर है, बराबर क्षमता के पॉजिटिव और नेगेटिव है, और इनके बीच में थोड़ी सी मामूली सी डिस्टेंस भी बन गई है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डाइपोल। तो क्या अब H2 मॉलिक्यूल डाइपोल हो गया? यस, अब H2 अणु डाइपोल हो गया। लेकिन क्या यह पहले से डाइपोल था? नहीं था। कब हुआ? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों ओर लगाया, तब ये डाइपोल हुआ, तब ये द्विध्रुव हुआ। इसका अर्थ है ये प्रेरित द्विध्रुव है, इट इज इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या और परमानेंट डाइपोल होते हैं? देखते हैं परमानेंट डाइपोल होते हैं कि नहीं। मैं आपको यहां दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं, एक ये H और ये Cl, ये H और Cl। मैं HCl को बनाना चाहता हूं, और HCl में भी एक बंध होता है, बॉन्ड होता है H और Cl के बीच में, लेकिन इसके दो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है, बंध बनाने वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो Cl की तरफ अधिक शिफ्ट रहते हैं, वो Cl की तरफ शिफ्ट रहते हैं, तो Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज मोर देन हाइड्रोजन, इट विल अट्रैक्ट शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड ऑन। ये अपनी तरफ शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, ये अपनी तरफ साझे के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। तो इसका पॉजिटिव सेंटर H का यहां माना मैंने, इसका पॉजिटिव सेंटर Cl का भी मैंने यहां माना, और इन दोनों का पॉजिटिव सेंटर जब मैं लूंगा तो वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा। यहां पॉजिटिव सेंटर में कोई चेंज नहीं हुआ है, जब बंद बना है तो इलेक्ट्रॉन के बीच शेयरिंग हुई है, तो पॉजिटिव सेंटर अब भी बीच में। अब ये जो दोनों हाइड्रोजन में इधर है, बिल्कुल बीचों बीच थे, इसको भी मैं एक जैसा बना लूं, एक जैसा ही बना ले रहा हूं। ये बाउंड्री तक पास आएंगे, और इनके सेंटर, पॉजिटिव सेंटर इनका यहीं पे है, ये वाला। इन दोनों इफेक्टिव पॉजिटिव सेंटर्स का जो इफेक्टिव पॉजिटिव सेंटर्स है वो यहां है, यहां मैंने पीछे बना दिया। लेकिन नेगेटिव का सेंटर अब कहां होगा? नेगेटिव का सेंटर हट के, क्योंकि वो Cl की तरफ टर्न होगा, Cl की तरफ झुका होगा, तो नेगेटिव का सेंटर अब बिल्कुल बीचों बीच नहीं आएगा, क्योंकि यहां तो दोनों हाइड्रोजन थे, किसी ने शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचा नहीं था, लेकिन यहां क्लोरीन ने शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो जो इसका नेगेटिव इफेक्टिव नेगेटिव सेंटर आएगा वो यहां कहीं होगा। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यहां नहीं है, इन दोनों के सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर अलग अलग है, अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर है। इसका मतलब HCl डाइपोल है। किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए हैं? Cl की तरफ। परमानेंट चले गए हैं? नहीं, परमानेंट नहीं गए हैं, पार्शियल ही गए हैं, तो यहाँ पार्शियल माइनस। कहां से गए हैं? S से गए हैं, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। जितने H से गए हैं उतने ही तो Cl की तरफ पहुंचे हैं, तो अगर S से डेल प्लस गया है तो Cl पे डेल माइनस ही तो पहुंचा है। इसका मतलब दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड एक जैसे हैं। क्या ये फिक्स डिस्टेंस पर है सेंटर? बिल्कुल है, फिक्स डिस्टेंस पर है सेंटर, मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता नहीं है, ये परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो यहां तक आप ये जान चुके हैं कि जो डाइपोल है वो दो तरह के हो सकते हैं, द्विध्रुव है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक परमानेंट डाइपोल स्थायी द्विध्रुव, और एक इंड्यूस्ड डाइपोल प्रेरित द्विध्रुव। और ऐसे द्विध्रुव हम क्रिएट कर रहे हैं जहां चार्ज बराबर होगा, दोनों पर अपोजिट नेचर का होगा, और डिस्टेंस भी उनमें फिक्स रहेगी। जैसे मान लीजिए दो एटम पास पास आ रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, अणु बनाने के लिए, तो कितने क्लोज भी आ सकते हैं, जहां तक उनकी बाउंड्री है वहीं तो आ सकते हैं। जब वे बाउंड्री को एक दूसरे की टच कर जाएंगे तो उनका पास आना रुक जाएगा, एक निश्चित दूरी पर उनका पास आना रुक जाएगा, और वहीं बॉन्ड बन जाएगा। और जब बॉन्ड बन जाएगा तो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। जैसे ये HCl है, HCl के बीच जब बॉन्ड बनता है तो ये बड़ा स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि बहुत ही पास आ गई है, 10⁻⁻11 मीटर। अगर मैं आपको मैग्नीट्यूड दूं तो
इनके बीच के जो पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर हैं इनमें मॉलिक्यूल में, उनके बीच की डिस्टेंस केवल 10 टू दी पावर -11 मीटर है, -11 मीटर। जब इतने पास में दोनों एटम आ गए हैं, इसका मतलब उनका बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ। तो ये कौन सा बॉन्ड है? इलेक्ट्रो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अगर अट्रैक्शन होगा तो दूरी कम है, अगर डिस्टेंस कम है तो फिर अट्रैक्शन बहुत पावरफुल होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। एच को उठा के ले जाओगे तो Cl वहां चिपका हुआ साथ में जाएगा, तो फिर ये मॉलिक्यूल कैसा बिहेव करने लगता है? एक ही मॉलिक्यूल है, ये एक ही, तो फिर ये डाइपोल है। यहाँ H तो डेल पॉजिटिव है, Cl डेल नेगेटिव है, और दोनों एक साथ हट के आ रहे हैं, मतलब ये डाइपोल है, एक ही मॉलिक्यूल है। तो उसी मॉलिक्यूल में आप पॉजिटिव है, उसी मॉलिक्यूल में नेगेटिव है, दोनों के अमाउंट मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों के परिमाण बराबर हैं, दोनों विपरीत नेचर के हैं, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, और उनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है, क्योंकि इसके आगे तो एटम जा ही नहीं सकती, तो फिर ये डाइपोल होगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आगे हम और लिख सकते हैं, जैसे CO2, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है, रेखीय अणु है। क्या ये डाइपोल है? ये C और O वही की वही कंडीशन है। देखो ये C, ये O और ये CO2 मॉलिक्यूल है, और CO2 मॉलिक्यूल को हम फिर एटम तक नहीं जाते हैं, इसी मॉलिक्यूल में माइनस और पॉजिटिव देख लेते हैं पहले। निश्चित रूप से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या है? माइनस है। ये ऑक्सीजन क्या है? माइनस है। और कार्बन क्या है? पॉजिटिव है। तो मैंने मान लिया कार्बन का पॉजिटिव सेंटर ये है, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव सेंटर कहाँ है? ये। इस ऑक्सीजन का नेगेटिव सेंटर कहाँ है? ये। इन दोनों का इफेक्टिव सेंटर नेगेटिव 2 है, तो इनका इफेक्टिव लेना पड़ेगा, यही पड़ेगा बीच में। और ये इसलिए पड़ेगा कि यहां भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, आवेश का वितरण यहां समान है। यहां देखेंगे आप, ऑक्सीजन जितना कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगी उतना ही ये खींच पाएगी, उतना ही ये खींच पाएगी, क्योंकि दोनों कैसे एटम है? सेम है। तो यहां भी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आवेश का जो वितरण है, वो समान है, सेम है। तो फिर ये पॉजिटिव सेंटर और यही नेगेटिव सेंटर, इसका अर्थ ये हुआ पॉजिटिव सेंटर एंड नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड ईच अदर, वो एक दूसरे पर संपाती हैं, और अगर एक दूसरे पर संपाती हैं तो फिर ये परमानेंट डाइपोल तो है ही नहीं, ये इंड्यूस्ड डाइपोल हो सकता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो फिर इसका पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर थोड़ा सा अलग अलग खिसक जाएंगे, और ये फिर डाइपोल हो जाएगा। H2O देखें, H2O क्या डाइपोल है? H2O को हम देख सकते हैं O H H। अब H2O की शेप लीनियर नहीं होती है, H2O की शेप होती है इन्वर्टेड भी, उल्टे भी की आकार की होती है। यहां मैंने H को पॉजिटिव मान लिया और ऑक्सीजन को मान लिया नेगेटिव, क्योंकि ऐसा ही होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगी और ऑक्सीजन नेगेटिव होगी, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो फिर पॉजिटिव का सेंटर कहीं यहां है, नेगेटिव का सेंटर तो यहीं है। तो ये नेगेटिव का सेंटर, ये पॉजिटिव का सेंटर एक है कि अलग अलग है? पहले से ही अलग अलग है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस H2O मॉलिक्यूल का जो इफेक्टिव पॉजिटिव सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्टिव सेंटर है, और नेगेटिव चार्ज का जो इफेक्टिव सेंटर है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट लोकेशन पर हैं, दोनों एक दूसरे से अलग बिंदु पर हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल होता है H2O, स्थायी द्विध्रुव होता है। तो अभी आप समझ चुके हैं कि द्विध्रुव क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस kept at fixed distance, this system is called as इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो बराबर परिमाण के लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, उसी सिस्टम को, उसी निकाय को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब हम आगे बढ़ते हैं डाइपोल में। इसके रेफरेंस पॉइंट्स कौन कौन से हैं? अगर डाइपोल है, कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें धन और ऋण दोनों ही ध्रुव हैं और वो एक साथ चल रहे हैं, जैसे कि HCl यहाँ बना हुआ है, तो उनको हम ट्रीट कैसे करें? उनको हम कहां से डिस्टेंस नापेंगे? जैसे HCl ये, अब मान लो कोई पॉइंट इधर है, तो कहां से डिस्टेंस नापोगे? Cl से कि F से? दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे, तो कहां से इसकी डिस्टेंस नापें? इसके लिए हमें एक मानक बिंदु की आवश्यकता है, एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता है। इसकी डायरेक्शन क्या हो, इसकी दिशा क्या हो? ये आपका प्लस एक्स एक्सिस है और ये माइनस एक्स एक्सिस है।
इस डाइपोल को यहां मैंने इसका रेफरेंस पॉइंट माना है, ये -q चार्ज लिया है, ये +q चार्ज लिया है। इस सेंटर को मैंने O कहा, इस सेंटर से +q की दूरी L मानता हूं, इस O सेंटर से -q की दूरी, ये -q है, -q, इसको मैं L मानता हूं। दोनों ही समान डिस्टेंस पर मैंने रेफरेंस पॉइंट से ले ली। ये रेफरेंस पॉइंट है जो द्विध्रुव का केंद्र है, इसी को क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल ये द्विध्रुव का केंद्र है। तो सारी दूरियां हम जब भी डाइपोल के कैलकुलेशंस करेंगे, हम सारी दूरियां कहां से नापेंगे? O से नापेंगे। ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, O से। तो ना इस चार से ना इस चार से, कहां से नापेंगे? रेफरेंस पॉइंट से। और संदर्भ बिंदु को, मानक बिंदु को हमने क्या कहा? सेंटर ऑफ डाइपोल। इसकी पूरी लंबाई से सेंटर ऑफ डाइपोल को पास करती हुई जो एक्सिस जाती है, ये वाली एक्सिस जो एक्स एक्सिस है, अभी ये एक्स एक्सिस है, जरूरी नहीं है। अगर हम डाइपोल को ऐसा ले लेंगे तो यही वाई एक्सिस भी हो जाएगी। तो अभी ये एक्स एक्सिस है, सेंटर से जाने वाली जो इस डाइपोल को लंबाई में काटता है, लंबाई देखो लेंथ में काटता है, ये कहलाता है एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल, इस लाइन को हम बोलते हैं द्विध्रुव का अक्ष। द्विध्रुव का अक्ष जब भी एंगल बनाएगा द्विध्रुव, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल आप कहीं रखेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव जब कोण बनाएगा, जैसे क्षेत्र में रखोगे आप, फील्ड में रखोगे, तो फील्ड के साथ कोण बनाएगा, तो वो एंगल हमेशा किससे होगा? इस एक्सिस से, इस अक्ष के साथ वो कोण बनाया जाएगा। तो ये पॉइंट डाइपोल के बारे में आप सीखते जाएंगे। अब जैसे ही मैंने यहां डाइपोल बनाया, इसके चारों तरफ फील्ड आया। इसके चारों तरफ फील्ड कैसे आ सकता है? क्या आप बता सकते हैं? ये -q और +q, जब मैं ये कह रहा हूं कि दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो फिर कैसे आ जाएगा? -q +q, नेट चार्ज तो हो गया 0, और नेट चार्ज 0 हो गया तो पाएगा फील्ड। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ेंगे तो हम ये सीखेंगे। नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? डाइपोल का नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, बट इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद भी ये विद्युत क्षेत्र बनाता है। देखिए, जैसे मैंने किसी यहां पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाके रख दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहां आके रख दिया। क्या इस पर डाइपोल, आप तो कह रहे हो चार्ज नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है, देखो यहां ये कम डिस्टेंस पर है और माइनस से ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो ये प्लस है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, प्लस है, तो माइनस प्लस को उतना नहीं खींच पाएगा जितना ये प्लस इस प्लस को बाहर धकेल देगा, अपने से दूर धकेल देगा। क्योंकि डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स ज्यादा होता है। ये रिपल्सन फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल, और इसकी डिस्टेंस कम है। ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, लेकिन इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर इस पॉइंट पर रखा हुआ है कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, बट इट जनरेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया आप बता सकते हैं? ये रेफरेंस पॉइंट है, L इस तरफ और L इस तरफ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2 है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की +q और -q के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? 2L। और इस डिस्टेंस को उस पॉइंट के कंपैरिजन में नगण्य होने चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए, जहां हम डाइपोल के कारण फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। डाइपोल की लंबाई, लेंथ ऑफ डाइपोल, या दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस उस दूरी के तुलना में नगण्य होनी चाहिए जिस दूरी पर हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल should be negligible with compared to the distance or point where our unit positive charge is situated, तभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मान्य किया जाएगा। थर्ड पॉइंट आप देखिए, NaCl क्या है? NaCl इलेक्ट्रिक डाइपोल तो है, Na+ और Cl-, ये Na+ है और ये Cl- है। इनका सेंटर
बिल्कुल अलग अलग है। प्लस का सेंटर तो यही है क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी है प्लस की। Cl माइनस का सेंटर कहाँ है? क्योंकि पूरी मॉलिक्यूल एटम नहीं है, आयन है, तो इन दोनों के सेंटर तो अलग अलग है और फिक्स डिस्टेंस है इनके बीच। Na प्लस और Cl, Na और Cl जब पास पास आएंगे तो उतना ही तो आएंगे। Na प्लस और Cl माइनस जब पास आएंगे तो अपनी बाउंड्री तक पास आएंगे, तो उनके सेंटर से सेंटर की दूरी कैसी हो जाएगी? फिक्स। Na के पास प्लस है, Cl के पास माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो मैग्नीट्यूड कैसे हो गए? बराबर हो गए। ये प्लस चार्ज है ये माइनस चार्ज है, तो कैसे हो गए? अपोजिट हो गए। फिक्स डिस्टेंस तो हो गए। तो फिर यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख लेंगे, तो थोड़ा बहुत आप पढ़े ही होंगे। Na से एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया कहाँ? Cl पर, तो Cl पर आ गया एक नेगेटिव, पूरा का पूरा नेगेटिव, पार्शियल नहीं, पूर्ण धनावेश, पूर्ण ऋणावेश, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। और Na ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया, इसलिए इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव, मतलब असममित वितरण तो हो ही गया। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम का था वो पूरा का पूरा कौन ले गया? क्लोरीन। इसने बराबर की हिस्सेदारी नहीं की, इसने शेयरिंग नहीं की, साझा नहीं किया, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले गया। इसलिए यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा है? एसिमेट्रिकल है, असममित है, वो बराबरी से नहीं हुआ है। तो फिर NaCl भी क्या है? डाइपोल है। तो फिर नमक आपने रख दिया एक टेबल पर खोल के, आप उसको छुओ तो फील्ड होना चाहिए ना उसमें, क्यों नहीं होता? तो ये आवश्यक नहीं है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का ग्रुप NaCl जैसा टेबल में बिखरा दिया तो वहां तो अरबों डाइपोल है, एक NaCl थोड़ी है, वहां तो अरबों NaCl है। तो अरबों NaCl है तो अरबों ही इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, सबकी डायरेक्शंस कैसी होगी? अलग अलग। तो टोटल रिजल्टेंट कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई ऊपर कोई नीचे, तो सबकी रिजल्टेंट डायरेक्शन, सबका रिजल्टेंट परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बहुत सारे डाइपोल अगर इकट्ठे हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न कर ही नहीं। इफ न्यूमरस डाइपोल्स आर टुगेदर देन इट इज नॉट नेसेसरी दे विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जरूरी नहीं है, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड जो उनके विद्युत क्षेत्र हैं वो एक दूसरे को निरस्त भी कर सकते हैं। ये हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की प्रॉपर्टी में जानेंगे और प्रॉपर्टी में हमें पढ़ना पड़ेगा। अब हम चलते हैं थोड़ी और बातें जो हमें डाइपोल के बारे में सीखनी चाहिए। अब आप बता सकते हैं क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का अक्ष कौन सा है? ये वाला अक्ष है। क्या पहचान है अक्ष की? अक्ष की पहचान है कि वो रेफरेंस पॉइंट से मूल बिंदु से होकर निकलेगा, मानक बिंदु से होकर निकलेगा और द्विध्रुव को लंबाई में काटेगा, लंबवत काटेगा। ये देखो लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी क्या है? लंबाई है। तो ये जो द्विध्रुव का अक्ष है वो इसको लंबाई में काटता है। तो इस पोजीशन पे अगर हम कोई भी पॉइंट रख देंगे, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट रख देंगे तो उसको क्या माना जाएगा? देखो उसको हम बोलेंगे एक्सियल, अक्षीय, उसको एक्सियल पोजीशन भी बोलेंगे। सेकेंड, उसको हम बोलेंगे ये लंबी काट है और लॉन्जिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य स्थिति, हिंदी में अनुदैर्ध्य है। तो इसने कैसे काटा है? लंबाई में काटा है, अनुदैर्ध्य या लॉन्जिट्यूडनल। तो ये आपको पोजीशन याद रखनी पड़ेगी। थर्ड क्या है? एंड ऑन, ये एंड से एंड तक, एंड से एंड को मिला रहे हैं इसलिए इसको बोला एंड ऑन पोजीशन। तीनों ही पोजीशन एक ही बात है, अक्षीय स्थिति आती है, अनुदैर्ध्य स्थिति आती है या एंड ऑन पोजीशन आती है। इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ रखा है? द्विध्रुव की अक्ष पर। द्विध्रुव की अक्ष से ही हम कोण को भी नापते हैं। अब यहां चलते हैं, अगर कोई पॉइंट इधर रखा है, मान लो मैंने स्वतंत्र एकांक धनावेश को यहां रख दिया, ये मेरा प्लस यूनिट चार्ज रखा है। अब ये कहां रखा है? तो एक तो इसके उल्टा, अगर ये एक्सिस है, ये अक्ष है, तो फिर इसके 90 डिग्री पर क्या होगा? निरक्ष। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? निरक्षीय स्थिति, नॉन एक्सियल। ये निरक्षीय हो गया। दूसरी कंडीशन हम बोलेंगे इसको ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन स्थिति। ब्रॉड मतलब चौड़ाई। अगर इस पॉइंट पे जाके आप देखोगे तो आपको चौड़ाई दिखेगी, ये डाइपोल चौड़ाई की तरफ से आ रहा है, इसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। इसका एक और नाम है थर्ड इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल
विषुवत रेखीय, और चौथा नाम इसका है ट्रांसवर्स पोजीशन, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ स्थिति। अनुप्रस्थ स्थिति क्यों है? ट्रांसवर्स कैसे कहते हैं आप? ट्रांसवर्स जब चौड़ाई में काटते हो, ये देखो कैसे काटा है, चौड़ाई में काटा है। जैसे इस पेंसिल को अगर मैं ऐसे काटूं, ऐसे, तो ट्रांसवर्स है, ऐसे काटूं तो लॉन्जिट्यूडिनल है, ऐसे काटूं तो अनुप्रस्थ है, ऐसे काटूं तो अनुदैर्ध्य है। ये वाला जो एक्सिस है वो कैसे काट रहा है? चौड़ाई में काट रहा है, मतलब ट्रांसवर्स है। इक्विलेटरल, इक्वेटोरियल क्यों? विषुवत रेखीय क्यों? आप थोड़ा भूगोल पे जाएं, ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है, और विषुवत रेखा कहाँ होती है? अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मैं मिला दूं तो ये लाइन है, ऐसी ये लाइन आएगी। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इक्वेटर विषुवत रेखा कहाँ है? इसके चारों तरफ। तो बताइए लंबवत है कि नहीं, परपेंडिकुलर है कि नहीं? विषुवत रेखा परपेंडिकुलर हुई कि नहीं इसके? ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव से पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, और ये विषुवत रेखा है। तो फिर ये विषुवत रेखा जो है इक्वेटर, इसके लंबवत नहीं हुई, इसके लंबवत हुई। तो फिर ये इसको इक्वेटोरियल भी बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, इसको ब्रॉड ऑन भी बोलते हैं, इसको नॉन एक्सियल भी बोलते हैं। तो ये सभी यहां पर चार्ज है, तो फिर ये चार पोजीशन आपको कुछ भी पेपर में पूछ लेगा। अगर यहां पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, या कोई अदर चार्ज रखा हुआ है, या कोई अलग पॉइंट है इस फील्ड में, तो उनको हम 3 नामों से बुलाएंगे, और यहां इनको हम 4 नामों से बुलाएंगे। ये हमें किसमें जानना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल में जानना है। अब डाइपोल हमने पढ़ लिया, अब आते हैं हम मूवमेंट पर। आघूर्ण है घूमने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू रोटेट, ये है आघूर्ण, मूवमेंट। तो फिर आघूर्ण को हम कैसे समझें? आघूर्ण को हम ऐसे समझें कि जैसे मान लो हमने एक एक्सिस बना दिया, एक एक्सिस है, एक्सिस के चारों तरफ 2 लोगों को हमने बोला कि इसके चारों तरफ आप चक्कर लगाओ। एक आलसी टाइप का था, आलसी टाइप का था, तो उसने छोटा चक्कर मारा। जैसे मैंने एक एक्सिस बना दिया है, ये एक्सिस है, और मैं इसके चारों तरफ ऐसे घूमने के लिए कह रहा हूं। एक पर्सन इसको बहुत छोटे चक्कर में पूरा करता, एक बड़ा चक्कर पूरा करता है उसी एक्सिस के चारों तरफ, और बड़ा चक्कर पूरा करता है ये। तो फिर मैं किसके घूमने की प्रवृत्ति को ज्यादा मानूं? व्हाट इज मूवमेंट? मूवमेंट इज द टेंडेंसी टू बी रोटेटेड, ये घूमने की टेंडेंसी है। तो मैं किसके चक्कर लगाने की टेंडेंसी को ज्यादा मानूं? इसकी, इसकी, जिसने लंबा मारा उसकी। तो मैंने यहां से इसके सेंटर से, एक्सिस के सेंटर से मैंने इसकी डिस्टेंस नापी, तो वो डिस्टेंस मान लीजिए r है। कितनी है? r है। अब इस चक्कर जब ये लगाएगा तो ये r कहां है? यहां भी तो आ जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये हो जाएगी। मतलब ये r की डायरेक्शन लेना मुझे जरूरी है। कहां है जो घूम रहा है, चाहे वो चार्ज हो, चाहे वो मास हो, चाहे वो आवेश हो, चाहे वो द्रव्यमान हो, तो उसकी स्थिति को बताने के लिए मुझे उसकी डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। इसलिए इसको मैं बोलता हूं स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब मुझे एक समझ में आ गया कि अगर मुझे किसी के घूमने की प्रवृत्ति मापनी है तो मैं उसका पोजीशन वेक्टर नापूंगा। मैं लिखूंगा कि वो एक्सिस से या रेफरेंस पॉइंट से, ये पॉइंट कौन सा है जहां से हम दूरी नाप रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु से उसकी डिस्टेंस क्या है, जो चार्ज या मास, जो बॉडी घूमने की प्रवृत्ति रख रही है। ये तो मैंने मान लिया। अब यहां ऑब्जेक्शन ये आया कि ये वाला जो चक्कर लगा रहा था, इसका वेट था मान लो 70 किलोग्राम, और यहां जो चक्कर लगा रहा था उसका वेट था 40 किलोग्राम। इसका ऑब्जेक्शन था कि मैंने छोटा चक्कर इसलिए चुना क्योंकि मेरा वेट कैसा है? ज्यादा है। इसका वेट कम है इसलिए लंबा चक्कर लगा रहा है। बाकी क्षमता तो बराबर है, अगर इसका वजन 70 किलो कर दो तो ये भी इतनी दूर नहीं घूम पाएगा, इसी में आ जाएगा। तो फिर दूसरी चीज मुझे क्या जरूरी है जो मूवमेंट नापने के लिए चाहिए? दूसरी चीज मुझे चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका परिमाण क्या है। इसकी बात करके पूरी, तो परिमाण क्या है? तो सबसे पहले मुझे चाहिए स्थिति सदिश। स्थिति सदिश के पार, स्थिति सदिश के बाद अगर मुझे कोई दूसरी चीज चाहिए तो वो चाहिए मैग्नीट्यूड। पोजीशन वेक्टर दिशा बता देगा, मैग्नीट्यूड
परिमाण, ये दोनों अगर मेरे पास है तो मैं आराम से मूवमेंट की कंपैरिजन कर सकता हूं, घूमने की प्रवृत्ति की माप कर सकता हूं। चलिए बना लेते हैं डाइपोल। ये डाइपोल अब मैंने सिंपल बना लिया, ये O है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये चार्ज रखा हुआ है -q, ये चार्ज रखा हुआ है +q, -q तक की डिस्टेंस है l, यहां भी O से +q तक की डिस्टेंस है l। अगर मैं डायरेक्शन नापूं तो ये अगर इस डायरेक्शन में जाऊंगा मैं l, विस्थापन O से इस दिशा में, इसको क्या बोलूंगा मैं, आई कैप है। एक्स अक्ष में इकाई सदिश कौन सा होता है, आई कैप। बाई में होता है j, जेड में होता है k, ये जानते हैं आप 11 से। अगर ये आई कैप है तो फिर ये माइनस आई कैप है, ये माइनस एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट तो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक डिस्प्लेसमेंट एल है निगेटिव डायरेक्शन में। अब मुझे चाहिए चार्ज का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ प्लस क्यू चार्ज, मूवमेंट ऑफ प्लस क्यू चार्ज। कितना है मूवमेंट ऑफ प्लस क्यू चार्ज, कैसे लगाऊंगा मैं, मैग्नीट्यूड क्या है, प्लस का क्यू है, इनटू पोजीशन वेक्टर को मैंने क्या कहा, एल, तो यहां एल। डायरेक्शन में कैसे दिखाऊं, आई, सॉरी यहां माइनस प्लस क्यू चार्ज में डायरेक्शन आई है, पॉजिटिव है, तो आई के ऊपर क्या लगा दिया, कैप। अब मैं निकालना चाहता हूं मूवमेंट ऑफ माइनस क्यू चार्ज। मूवमेंट ऑफ माइनस क्यू चार्ज कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है -q, डिस्टेंस अभी भी l है, लेकिन डायरेक्शन में कैसे दूंगा, -i कैप। माइनस एक्स अक्ष में डायरेक्शन है तो फिर ये शायद माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगी, q, l और i कैप। टोटल जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है मेरा कितने चार्ज से मिलकर बना हुआ है, 2 चार्ज से मिलकर बना हुआ है, +q और -q। तो मैं अब लिख रहा हूं मूवमेंट ऑफ डाइपोल। जो मैंने डाइपोल लिया है उस पूरे डाइपोल का, पूरे द्विध्रुव का मूवमेंट क्या है, इन दोनों को जोड़ देता हूं, q l i कैप प्लस q l i कैप, तो ये भी प्लस हो चुका था। अब यहां मैं देखूं l डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, i डायरेक्शन दिखाती है, ये भी वेक्टर है, तो मैंने क्या किया, q है स्केलर क्वांटिटी अदिश, इसको मैंने बाहर निकाल लिया q, और ये हो जाएगा l i कैप प्लस l i कैप, और इसको मैं लिख सकता हूं q इंटू 2l और i कैप, जोड़ दिया मैंने दोनों, q इंटू 2l i कैप। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है जो निकला है, मूवमेंट ऑफ डाइपोल। इसी को हम क्या बोलेंगे, यही तो है द्विध्रुव आघूर्ण, एक द्विध्रुव का आघूर्ण, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इक्वल टू आएगा Q इंटू 2l और i कैप। अब मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूं, क्योंकि ये वेक्टर है, ये क्वांटिटी जो निकली है वो वेक्टर है, ऐसे वेक्टर है, Q स्केलर है, L वेक्टर है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर, ये तो दिशा बता रहा है, यूनिट वेक्टर है। अगर एक वेक्टर है और एक स्केलर है, स्केलर वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो वेक्टर ही है, तो फिर P कैसा है, सदिश राशि है, Q अदिश है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लूंगा, मैं लिखूंगा P इक्वल टू Q इंटू 2l पर भी वेक्टर लगाऊंगा क्योंकि L डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी दिशा क्या होगी, i कैप की दिशा। अब i कैप की दिशा क्या है, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर i कैप, ये माइनस होती तो माइनस एक्सिस होती, i प्लस है तो कौन सी डायरेक्शन है, प्लस एक्स। अब प्लस एक्स डायरेक्शन अगर है तो प्लस एक्स डायरेक्शन, चाहे मैं ये कह लूं ऐसे, ये प्लस एक्स है, या मैं कहूं -q से प्लस q, देखो प्लस एक्स की डायरेक्शन कह लूं या -q से प्लस q, क्या कहना मुझे जरूर अच्छा रहेगा। अगर मैं इस डाइपोल को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, ऐसे, तो यही वाला डाइपोल फिर बाई एक्सिस में होता, इसको मैं अगर आखिरी तरह रख देता तो फिर जेड एक्सिस में होता। तो मैं ऐसा क्यों कहूं, मैं ऐसी कंडीशन लगाऊंगा जो हर जगह लागू होगी। अक्ष बदलने पे अगर मुझे बदलना पड़ा, इस आई कैप की जगह मुझे जे कैप लिखना पड़ा, फिर जेड में आ गया तो के कैप लिखना पड़ा, तो क्या मतलब, मैं सिंपली लेता हूं -q से +q, चाहे बाई एक्सिस में रख लो चाहे जेड एक्सिस में रख लो, डाइपोल कहीं भी रखोगे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यही होगी। ये आई कैप की दिशा है, आई यूनिट वेक्टर की, तो ये दिशा कहां से है, -q से +q, तो ये आई की दिशा कैसी होती है, -q से +q होती है।
माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इसकी डायरेक्शन क्यों होती है, ये परंपरा क्यों बनी, उसको आप यहां से देख सकते हैं। आपने सीख लिया डायपोल मूवमेंट क्या होता है। व्हाट इज डायपोल मूवमेंट? डायपोल मूवमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी टू बी रोटेटेड। द्विध्रुव आघूर्ण किसी द्विध्रुव की घूमने की प्रवृत्ति की माप है। तो दोनों आवेश जो विद्युत द्विध्रुव को बनाते हैं उनमें से एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस व्हिच फॉर्म डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। क्यों है आप समझ गए। ये कैसे आया ये भी आप समझ गए। इसकी यूनिट क्या है बता सकते हैं आप, इजीली आप बता सकते हैं इसके आगे से। इसकी यूनिट क्या है? पी का यूनिट हमें निकालना है, पी की इकाई हमें निकालना है। चार्ज की इकाई होती है कूलाम और एयर डिस्प्लेसमेंट हम नापते हैं मीटर में। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? कूलाम किसकी यूनिट है? चार्ज की, और चार्ज का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है A × T। मीटर का यूनिट है लेंथ की, और लेंथ की डायमेंशन हमें पता होती है, कैपिटल एल से दिखाते हैं। तो फिर इसका फॉर्मूला हो गया डायमेंशनल, m है नहीं इसमें तो m की पावर 0 L T A। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया डाइपोल मूवमेंट का। तो जब हम डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट के बारे में जान जाएंगे तो डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें किसी पॉइंट पर निकालना है, द्विध्रुव से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालना है तो वो बिंदु कौन सी स्थिति में है? अक्षीय में है, निरक्षीय में। अक्षीय को 4 नामों से बुलाते हैं, निरक्षीय को भी तो 3 नामों से बुलाते हैं। तो कौन से नाम से एग्जाम में आएगा? कहां से हम डिस्टेंस नापेंगे, क्यों नापेंगे? डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू क्यों होती है? कहां से डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला निकल के आता है? इन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा की और डाइपोल को हमने अपने दिमाग में पूरी तरह से उतार लिया। अब अगले लेक्चर से हम आपका जो डेरिवेशन है 4 या 5 नंबर में जो आते हैं वो हम डेरिवेशन शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल, नॉन एक्सियल और अदर कोई पॉइंट किसी दूसरे बिंदु पर अक्षीय, निरक्षीय अथवा इनसे हटके कहीं भी अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल के कारण कैसे आती है, उनके एक्सप्रेशन हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।